नमस्कार दोस्तों, समता मार्ग के किताब चर्चा में आपका स्वागत है। और आज समता मार्ग की किताब की चर्चा शुरू हो रही है और हमारे साथ जुड़ी हैं किरण जी। अभी उनकी किताब कितना ज़मीन कितना आकाश स्त्रियों के हाथ, जो कि आकाश पब्लिकेशन पंचकुला से अभी ये प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले यही सवाल कि इस किताब की ये नाम रखने के पीछे आपका क्या सोच रहा? धन्यवाद रणधीर। मैं मतलब किताब जो मैं लिख रही थी उसकी जो सोच थी उसमें ये बात स्पष्ट थी कि स्त्रियां भी इस समाज का हिस्सा है। प्रकृति ने बराबर की संख्या में उन्हें बराबर कहो या मतलब स्त्रियां प्रकृति की एक बहुत बड़ी पार्ट हैं। हाँ, तो वैसे में जो समाज के बढ़ते कदम के साथ उन्हें उनसे थोड़ा हाशिए पे ले जाकर रख दिया गया है। तो उन स्त्रियों की भी वही आवश्यकताएं हैं, उनका भी वही महत्व है, वही सम्मान है। ये मेरे पूरे किताब के मूल में है। तो कहानी का शीर्षक कि प्रकृति हमारा आकाश, धरती, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सब हमारी प्रकृति है। तो इसकी आधी हकदार औरत है। वो पूरी हकदार है एक तरह से। तो जैसे आकाश है, कोई रोक सकता है क्या उसको जीने से? लेकिन जमीन पे स्त्रियों के अधिकार देने से हमारा समाज उसे रोकता है। तो यही अवधारणा है। केंद्र में एक स्त्री के प्राकृतिक अधिकार हैं जो एक जेन्युइन है, जैविक अधिकार है कि कितनी जमीन कितना आकाश स्त्रियों के हाथ। आज ये आकलन करने की जरूरत है कि हम आके कि स्त्रियों के अधिकार क्या क्या हैं और उन्हें कहाँ कहाँ रोका गया है और उसे कहाँ कहाँ नहीं रोका जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने किताब का नाम कितनी जमीन कितना आकाश स्त्रियों के हाथ रखा है। हमने जब आपके इस किताब को पढ़ा तो इसमें पाया कि आपके जो पीएचडी के गाइड थे उन्होंने कहा कि आपका ये जो रिसर्च वर्क है जो आपने पीएचडी में किया वो सिर्फ स्त्री समस्या को नई दृष्टि से नहीं समझाता है। उन्होंने कहा कि स्त्री के दायित्व को भी आपके शोध में एक नया स्थान दिया गया है। तो आपने जो ये 3 आंदोलनों का अध्ययन किया है, तो वो 3 आंदोलनों के मूल विचार क्या है और इन तीनों आंदोलनों में स्त्रियों के योगदान को आपने कैसे देखा है? ऐसा है कि आज से 30 साल पहले मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया था। हाँ, तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे पीएचडी में इतनी सामग्री है कि इसे किताब के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए। और पीएचडी की थीसिस मेरे घर की लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक ही रह गई। तो उसको एक खुला आयाम मिलना चाहिए ताकि लोग जान सकें, व्यापकता मिलनी चाहिए। तो हुआ ये कि मैं सरकारी नौकरी कर रही थी कोल इंडिया में और उसके कारण उसकी घर की जिम्मेवारी, बच्चे की जिम्मेवारी, मतलब ध्यान थोड़ा भटक गया और मैं उसे किताब के रूप में प्रकाशित नहीं करवा पाई। बहुत दिनों के बाद, लगभग 28-29 साल के बाद मुझे जब ये ध्यान आया, हाँ, तब मैंने जब उसका को देखना शुरू किया तो लगा कि अरे ये तो अगर हम केवल जो मेरे पीएचडी थीसिस का स्टडी था केवल उसे रखूं तो ये थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी उन आंदोलनों के साथ और स्त्रियों के अधिकारों के साथ, क्योंकि वो आंदोलन का स्वरूप बदल चुका है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई आंदोलन समाप्त हो जाता है। जैसे कि अब नक्सलाइट मूवमेंट है, वो नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के और वो पूरे देश में फैल गया, क्या छत्तीसगढ़, क्या बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ये फैलता जाता है। ठीक है कि एक जगह कहीं थम जाता है, कहीं उसका स्वरूप बदल जाता है। तो उसी तरह से मेरे जो 3 आंदोलन थे,
आज के समय में उन आंदोलनों का स्वरूप बदल चुका है। सबसे पहले अगर हम मैंने 3 आंदोलन का अध्ययन किया जिसमें बोधगया का भूमि मुक्ति आंदोलन था, जहानाबाद का किसान आंदोलन था और झारखंड आंदोलन था। तो जब मैंने अध्ययन किया, पहले झारखंड आंदोलन से ही शुरू करती हूँ, तो उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था और उसकी मांग थी कि हमारी संस्कृति भाषा के आधार पे हमें एक राज्य मिलना चाहिए। और वो आंदोलन 2000 में ख़त्म हो गया 15 नवंबर को, जब बिहार से, वैसे तो झारखंड आंदोलन की मांग 4 देशों के आदिवासियों का जो समूह था, जो भाषा संस्कृति के आधार पे लगभग एक से थे, उनको मिला करके एक राज्य बनाने का था। लेकिन सरकार बेईमानियां करती है और उसने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया मध्य प्रदेश से, और बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का रहने दिया, और बिहार को काट करके झारखंड बना दिया। तो एक तरह से जो झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के साथ शुरू हुआ था, तो वो तो एक तरह खत्म हो गया ना। लेकिन आज भी यहाँ के आदिवासी पेशा कानून हो या अपनी अस्मिता हो, उसके लिए संघर्षरत है। तो ये जो संघर्ष है और उसमें जो महिलाएं शामिल हैं, तो उनको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने आज लिखते समय जब किताब को लिखा, तो प्रेरणा भले मुझे मेरे पीएचडी थीसिस से मिली, लेकिन उसको मैंने पूरी तरह से उलट दिया या उसको दूसरा रूप दे दिया। तो जहानाबाद का किसान आंदोलन पूरी तरह से वहाँ पे उस क्षेत्र में लगभग समाप्त प्राय है, ठीक है। राजनीतिक एजेंडा बन करके रह चुका है, कुछ लोग की नेतागिरी है, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन क्या इतना बड़ा किसान आंदोलन हमारे देश में हुआ, तो फैला वो, उसका स्वरूप बदला, लोगों का नज़रिया बदला, काम बदला। उसी तरह से भूमि मुक्ति आंदोलन जो बोधगया का था, वो मठ के अधीन जो 10,000 से भी अधिक एकड़ जमीन थी, उसको मुक्त करा करके जो वहाँ के भूमिहीन थे उनके बीच बांटने की बात थी। वो बंटवारा हो गया, सभी महिलाओं को, पुरुषों को पट्टा मिल गया। तो एक तरह से, लेकिन फिर भी आज वहाँ से फतेहपुर की तरफ और फॉरेस्ट राइट के लिए ये सब लड़ाई हो रही है, आंदोलन चल रहा है। तो वो आंदोलन तो स्वरूप बदला, इसलिए मैंने किताब के रूप में लिखा आज, और स्त्री की जिम्मेवारियां और स्त्री का जो कर्तव्य है और साथ में जो स्त्री का हक है, उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। कल के थीसिस में ये तीनों आंदोलन मुख्य पक्ष थे मेरे पीएचडी थीसिस के, और उसका टाइटल भी मेरे पीएचडी का थीसिस का था, सामाजिक आंदोलनों का असर स्त्रियों की स्थिति एवं परिस्थिति पे। तो वो जो प्रभाव का आकलन था, तो मुख्य आंदोलन थे, उसका प्रभाव स्त्रियों पे क्या पड़ा, इस तरीके से मैंने जोड़ा था। आज मैं स्त्री की हक को उन आंदोलनों के साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो ये एक थोड़ा अलग दृष्टिकोण हो गया है किताब लिखने का। और किताब लिखना मुझे 2 बातों से बहुत ज़रूरी लगा। एक तो डॉक्यूमेंटेशन, वो जो आंदोलन थे वो इतने प्रभावी और मुख्य थे कि उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और दूसरा उसमें स्त्रियों की क्या भागीदारी थी, इसकी का डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। क्योंकि हम रहे न रहे, लेकिन किताबें रहती हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का एक पीएचडी मेरा एक उसके ताखे पे रखा हुआ एक हिस्सा था, उससे निकल करके वो लोगों के बीच, आम लोगों के बीच जाए, आम लोग उस आंदोलन को जाने, प्रेरणा ले उससे, और महिलाओं के जो हक है भागीदारी के साथ साथ उसके बारे में भी बात करें। इसलिए हमने पाया है कि महिलाओं का जो आंदोलन है, खासकर जब वो पर्यावरण से जुड़ता है तो पर्यावरण के आंदोलन को सफल बना देता है। जब वो आदिवासियों से जुड़ता है तो वो आदिवासियों के आंदोलन को सफल बना देता है। तो आपने ऐसी क्या शक्ति पाई महिला आंदोलन में जिससे आंदोलन की सफलता की एक तरह से गारंटी हो जाती है? ऐसा है
कि मैं ये मानती हूँ कि कभी भी कोई भी आंदोलन हमारे देश समाज में चलते हैं वो महिलाओं को काट के चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महिलाएं समाज का, देश का, परिवार का हिस्सा हैं और उनके हक की बात अगर की जाती है और महिलाओं में एक जुझारूपन है, वो अगर आंदोलन से जुड़ती हैं, चाहे वो पर्यावरण का आंदोलन या भूमि मुक्ति का, वो भूमि मुक्ति के आंदोलन चला उसमें भी महिलाएं आगे आगे डटी रहीं। हाँ, यहाँ आप देखिएगा झारखंड आंदोलन का जुलूस जब निकल रहा है तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं है। वो अपने को आत्मसात करती हैं, वो मानती हैं कि यह समाज का की जो लड़ाई है ये मेरी लड़ाई है और इसलिए उनकी भागीदारी बनती है। तो जब महिलाओं की भागीदारी बनती है और उतनी बड़ी संख्या में बनेगी तो एक दबाव तो सरकार पे, शासन पे, प्रशासन पे बनता है और एक ईमानदारी आती है। मैं इस बात को बहुत ही मतलब अपने कोर ऑफ हार्ट से मानती हूँ कि हाँ, वो एक ईमानदारी झलकती है आंदोलनों की, उनके महिलाओं के जुड़ने के कारण। तो ये जो ईमानदारी है वो सामने वाले को भी प्रभावित करती है कि इस आंदोलन में अब एक पक्षी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये बात अलग है कि जितने आंदोलन हुए महिलाएं शामिल हुई, आगे बढ़, चाहे वो भारत के आज़ादी का आंदोलन था 47 का, उस समय भी अपना गहना दे करके, विदेशी कपड़ों का त्याग कर करके, जुलूस में जा करके, चरखा चला करके, हर तरह से। लेकिन बाद में जब आंदोलन एक सफलता की जगह पे पहुंचता है, स्थिर होता है, तो महिलाएं फिर हाशिए पे चली जाती हैं। यह एक सार है जिस पे हमें आज बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों हम उनको हाशिए पे डाल देते हैं। ये जो आंदोलन का जो भी प्रतिफल है वो हमें भी क्यों नहीं मिलना चाहिए, मतलब महिलाओं को भी क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये बातें ही जो मुझे प्रेरणा देती हैं और बताती हैं, और मेरी किताब में हर जगह झलक करके आई कि भाई आप महिलाओं के जो मुद्दे हैं अपने आंदोलन में उन महिलाओं को, उन मुद्दों को भी साथ साथ लेकर के चलिए, तो आगे महिलाओं को शामिल करने में, उसका आंदोलन का प्रतिफल मिलने में बहुत आसानी होती है और होना ही चाहिए, और उनको उनका प्रतिफल दिया जाना चाहिए। तो महिलाएं आंदोलन में आती हैं, उसका हिस्सा बनती हैं, जुझारूपन है, आगे आती हैं और इसलिए उस आंदोलन के प्रतिदान, प्रतिफल को पाने की हकदार होती हैं। जी, आप एक शोधार्थी के रूप में आपने अपना पीएचडी वर्क किया, लेकिन बाद के दिनों में आपने सामाजिक आंदोलन को बहुत करीब से देखा, तो एक्टिविस्ट एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं आपके इस किताब में दिखता है कि एक एक्सपर्ट नॉलेज तो है ही एक विशेषज्ञ के रूप में, लेकिन एक्टिविस्ट नॉलेज भी आपको दिखता है। तो खासकर बिहार जैसे जगहों पर जहाँ 74 अमेंडमेंट के बाद भी जो परिवर्तन दिखना चाहिए आचरण में, विचार में, वो नहीं दिखता है। तो आपने ऐसी क्या आइडेंटिफाई, आपको अगर कहा जाए कि ऐसी क्या कमियां रही जिसके वजह से महिला की भागीदारी होने के बावजूद भी सामाजिक आचरण में उस तरह का बदलाव नहीं दिखता है? क्या कमी है समाज की तरफ से? मैं तो अपने शोधार्थी जीवन काल से पहले भी एक एक्टिविस्ट थी। जब कॉलेज में पढ़ती थी, जेपी मूवमेंट से जो लोग निकले थे उन लोगों ने छात्रवाद संघर्ष बनाया था, और उस समय जब मैं इंटरमीडिएट में थी उस समय ही जुड़ गई थी 1977 में। हाँ, तो फिर वो मैंने इंटर किया, बीए किया, एमए किया, फिर पीएचडी है। और पीएचडी का जो थीसिस का जो मेरा हाइपोथेसिस था जिस पे मैं काम करना चाहती थी, तो मैं श्रम एवं समाज कल्याण विभाग से मैंने अपना एमए किया है और मैं पीएचडी भी वहाँ से करना चाहती थी। लेकिन मेरे विभाग के किसी भी प्राध्यापक ने, प्रोफेसर ने कहा कि यह तो एक प्रोजेक्ट वर्क है,
ये इतना वास्ट है अध्ययन कि एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो, कोई और सब्जेक्ट लो। लेकिन मेरे जो अभी पीएचडी के गाइड हैं उनका देहांत हो चुका है, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम कर सकती हो, और उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क को जो इंडिविजुअल वर्क हुआ उसके पीछे मेरे संगठन के साथियों का भी सहयोग रहा। और मैं जहाँ कहीं भी गई, झारखंड आंदोलन में जब मैं आई चाईबासा के इंटीरियर में, तो मेरे साथ 1 या 2 साथी रहते थे। उसी तरह से जो किसान आंदोलन था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक लड़का था सीपीआई का, छोटा था मेरे से, वो मेरे साथ जाता था। उस जो सारी जगह थी जहाँ हमने जहानाबाद और तरेगना और ये सब जगह पे जो मैंने अध्ययन किया, तो वो मेरे साथ जाता था। और कई बार हम लोगों के पास तो सवारी रहती नहीं थी, स्टेशन से उतर करके ऑटो पकड़ के या पैदल चल के हम लोग गाँव में जाते थे। लौटते समय बालू लदा हुआ ट्रक, पत्थर लगा हुआ ट्रक, ईटा लदा हुआ ट्रक पे हम लोग बैठ करके आते थे। तो ये जो सहयोग था मेरे संगठन का, और मेरे जो मैं जो सामाजिक काम करती थी, एक्टिविज्म करती थी, तो जो लोग साथ में थे वो सब लोगों ने मुझे हर जगह, और बोध गया आंदोलन तो हमारे संगठन का आंदोलन ही था, तो मैं अपने शोध के साथ साथ उनके मीटिंग में भी जाया करती थी। और कोई भी साथी बस से धूल फांकते हुए या कहीं भी लेके गाँव में महिलाओं से मिलाते थे मुझे, और अपने ही घर में सुला लेते थे। तो इस कारण से थोड़ी आसानी, मेरे एक्टिविज्म के कारण मेरे पीएचडी को कंप्लीट करने में बहुत आसानी हुई। और तभी जब मैंने बहुत नज़दीक से महिलाओं को अपने एक्टिविज्म के अलावा भी जो गांव-गांव में इंटीरियर में जाकर के देखा महिलाओं को, तो उनकी जो शक्ति है, उनके अंदर जो कुछ भी समझने और करने की क्षमता है, जिसे ये समाज अवसर नहीं देता है, उसको मैंने पहचाना और जाना। इसलिए मैंने इसे, अब मैं चाईबासा के इंटीरियर में अपने पीएचडी के समय गई थी, एक लड़की थी, वो ग्रेजुएट थी, और वो बजाता ईंटा पत्थर माथे पे ढोते हुए काम कर रही है, रेजा कुली जैसा, और साड़ी को उसने थोड़ा ऊंचा उठा लिया है, गोबर घर को लीपने पुतने का काम कर रही है। और हमारे समाज में क्या होता है, मतलब मैं बिहारी समाज की बात कर, जरा सा पढ़े लिखे नहीं कि शारीरिक श्रम से बहुत अलग हो जाते हैं, फिर वो दूसरे के हिस्से का काम होता है। ये सब जो सोच नहीं है इनकी, और ये जो काम करने की कर्मठता है, यह मुझे बहुत प्रभावित किया। और फिर वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरी डायरी में, मेरे पीएचडी थीसिस में भी थी, जिसे अभी नए तरीके से पिरोने का काम मैंने अपने किताब में किया है। तो वो उसका ही परिणाम है। ये आप बिहार के आंदोलनों की समझ रखने वाले की जब भी खासकर के किसान आंदोलन पे विचार आता है, तो वो कहते हैं कि मजदूर का आंदोलन और किसान का आंदोलन में एक बहुत बड़ा गैप है। क्या आपने अपने रिसर्च में ये पाया? हाँ, ये बात सही है। देखो, कहाँ जैसे मजदूर एक अलग वर्ग हो जाता है, किसान एक अलग वर्ग होता है, लेकिन अगर परिभाषाओं को हम छोड़ दें तो छोटे किसान मजदूर भी हैं और किसान भी हैं, ठीक है। ऐसे ही आप झारखंड में घूमिएगा तो बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो वो ज़मीन का मालिक भी है और किसान भी है, और उसमें अपना मजदूरी करता रहता है। मतलब वो जो औरतें हैं घर की धान रोपनी से लेकर के सारा काम करती हैं, तो वो ज़मीन की मालकिन भी हैं। मतलब ऐसे उसके नाम से पट्टा नहीं भी हो, तो एक जो मतलब अवधारणा है कि ये मेरी मलकियत है, उसमें वो उसके पास ही है। तो कई बार हम समाजशास्त्रीय तरीके से अगर डेफिनेशन बनाना चाहें कि किसान कौन, मजदूर कौन, तो हर बार ये सही नहीं होता है। कई बार ये दोनों चीज़ें मिली होती हैं कि किसान भी वही है, मजदूर भी वही है। और बिहार के गाँव में छोटे किसान बहुतायत से हैं। वो जो
कुर्मी समाज था जो जमींदारी की तरह थे, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे राजपूतों की तरह से, और एक समय था कि खून की होली खेली गई पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। तो वो एक अलग अलग ही फेनोमेना है, उसको एक जनरल फेनोमेना से नहीं मिलाया जा सकता है, और केवल एक समाजशास्त्रीय परिभाषा के तहत ही किसान और मजदूर को नहीं देखा जा सकता है। ये बात अलग है कि भाई मजदूर के प्रति अपने श्रम के अलावा कोई संपत्ति नहीं होती है, ऐसा एक डेफिनेशन में हम समझ सकते हैं। लेकिन किसान भी, जो छोटा किसान है, जो मजदूर के रूप में अपने ज़मीन पे काम करता है, तो वो भी मजदूर भी है और किसान भी है। तो ये चीज़ें मिली जुली रहती हैं, एकदम माने बाइफरकेट करके, अलग अलग रेखा खींच करके हम इसे नहीं देख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की एक कार्यकर्ता के रूप में आंदोलन से जुड़ी, और आज की भी आप लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस समय का जो माहौल था जयप्रकाश नारायण मूवमेंट का, और आज के समय में जिस तरह से सरकार का दमन और लोकतांत्रिक चेतना को निर्माण में जो सरकार ही एक तरह से बाधा उत्पन्न कर रही है, और लोकतांत्रिक चेतना को समाज से ही दूर किया जा रहा है सांप्रदायिकता के माध्यम से, तो इसमें आप एज एन एक्टिविस्ट इस चुनौती को कैसे देखते हैं? आज कल से ज़्यादा चुनौती जरूरी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कल जो स्थितियां थी ना, उससे पिछले 8-10 सालों में स्थितियां बहुत ही खराब हुई हैं। तो आज ज़रूरत है, कल भी हम लोग लड़ते थे प्रशासन से, लेकिन एक उसकी एक अहमियत थी, उसकी एक पहचान थी, उसकी एक मर्यादा थी। आज तो मर्यादा विहीन राजनीति हो गई है। कहीं कोई मतलब हमारे प्रधानमंत्री संसद में आंदोलन जीवी कह करके लोगों का अनादर करते हैं, तो ऐसी जब स्थिति है और केवल भावुकता भरे भाषण, और कहीं कोई भी पूरे देश में जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, और लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि ज़्यादा कर्मठता से आगे आकर के ईमानदारी के साथ लोकतंत्र को बचाया जाए। कि दूसरी तरफ जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा हमारा संविधान है, आज संविधान ही खतरे में है, क्योंकि उसके ही प्रावधानों को हर कुछ दिन के बाद अलग मतलब ख़त्म किया जा रहा है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, और मजाक हो गया है कि संविधान संविधान दिवस मना रहे हैं। तो ये जो स्थिति हुई है कि एक आज के समय में आंदोलन, लोगों का सम्मान, लोगों के अधिकार, लोकतंत्र, संविधान जो मजाक बना दिया गया है, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कर्मठता से और पूरे देश में राम एक जो आपके आइकॉनिक नायक हुआ करते थे, ऐतिहासिक और जो धार्मिक, आपने उनको एक लड़ाई का हथकंडा बना दिया है कि राम मंदिर बनाएंगे और ये करेंगे वैसे करेंगे, और हर जगह पे जितने विद्वेष और जहर फैलाए जा रहे हैं आदमी आदमी के बीच में, वह बहुत ही शर्मनाक है। तो आज हम लोगों ने केवल जेपी मूवमेंट से जुड़े लोग नहीं, बल्कि आज तो हर प्रगतिशील आदमी जो इस लोकतंत्र को बचाना चाहता है हमारे साथ जुड़ रहा है, और हम लोगों ने लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण अभियान की प्रक्रिया पिछले 1.5 सालों से शुरू किया है, और वो आगे चलेगा। और कोशिश ये रहेगी कि ऐसी सरकार जो जनता के बारे में जरा भी चिंता नहीं करती, केवल चुनाव और चुनाव की बात करती है, और केवल चुनाव के बाद भी तो वो तोड़फोड़ करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो, कितने देश राज्यों को इन्होंने तोड़ दिया और इस तरह से लोकतंत्र का हनन कर दिया। जहां जनता के मत का महत्व है, बहुमत का महत्व है, उसको ही ये लोग खत्म कर दे रहे हैं। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति बनाने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, और हम लोग उस अभियान से जुड़े हुए हैं, और माशाअल्लाह सोचते हैं कि ज़रूर हम सफल होंगे। नमस्कार साथियों, तो हमारे साथ किरण जी थी,
अपने एक महत्वपूर्ण पुस्तक के ऊपर विचार देने के लिए। कितना ज़मीन कितना आसमान स्त्रियों के हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक इस यू। किताब के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।